बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ गाज़ी। यूट्यूब चैनल है इन्फोग्राम 360 और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि एक ज़रदारी पीडीएम पर भारी। एक ज़रदारी ने तमाम अपोजिशन को कहीं का नहीं छोड़ा। ज़रदारी ने फिर की इत्तेहाद से गद्दारी। ये तो वो है जो ज़ाहिर है, अब इसमें छुपा सच क्या है, इससे पर्दा हटाना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि ज़ाहिरी तौर पर नज़र क्या आ रहा है और फिर अंदर की बात भी करेंगे। मैंने अपने पहले वीलॉग में आपको कई रोज़ पहले निशानदेही की थी कि ज़रदारी नवाज से राहें जुदा कर लेंगे, दूरियां बढ़ जाएंगी, जो वाज़े तौर पर अब होता नज़र भी आ रहा है। इसको समझने के लिए पिछले कुछ अरसे में पीडीएम में होने वाले इख्तलाफात और पीडीएम को मिलने वाले फ़वाइद पर नज़र डालना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, 11 जमातों के इस इत्तेहाद में सवाल यह है कि किसको क्या मिला। बज़ाहिर पीडीएम के क़याम से लेकर अब तक सिर्फ पीपल्स पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता दिखाई दिया। सिंध में होने वाले इलेक्शन से लेकर सेनेट तक तमाम फ़ायदे अब तक पीपल्स पार्टी के झोली में आकर गिर गए। मगर सवाल यह है कि अब तक क्या बाकी 10 जमातों में से किसी एक ने भी इस बारे में नहीं सोचा? नाज़रीन, क्या लगता है, क्या वो मोहल्ले के बच्चों का गिरोह है कोई बच्चों का, मासूम बच्चों का? क्या नवाज शरीफ मासूम बच्चे हैं पिछली कई दहाइयों से जिससे लड़ते आ रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी से, आज इन पर इतना भरोसा कर लिया? ऐसा नहीं है, यकीन मानिए, हरगिज़ ऐसा नहीं है। और क्यों नहीं है, इसका जवाब भी आपको मैं ही दूंगा। क्या पीपल्स पार्टी के सीईसी में पहले ही ये फैसला नहीं हो गया था कि इस्तीफे नहीं देंगे? क्या पहले कभी पीपल्स पार्टी ने एक बार भी मुस्ताफ़ी होने की बात की? हर बार पीपल्स पार्टी ने एक ही मौक़िफ़ अपनाया कि लड़ाई ऐवान के अंदर रहकर करेंगे। पीडीएम के सेनेट इलेक्शन के बाइकआउट के बाद पीपल्स पार्टी ही नाज़रीन वो पहली जमात थी जिसने सेनेट इलेक्शन में जाने का ऐलान किया था और उसके बाद फिर बाकियों ने भी उसकी हिमायत कर दी थी। उस वक्त भी ज़ोरों शोर से पीडीएम टूटने और ज़रदारी साहब की गद्दारी के किस्से टीवी स्क्रीन पर आपने देखे थे, और टीवी स्क्रीन ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे भी ये बात ज़बान सदियाम थी। तो अगर ये सब पहले ही मालूम था तो फिर इस इजलास के बाद बिगले बजाने का क्या मकसद? नाज़रीन, अब भी राजा साहब का कहना है, यानी राजा परवेज़ साहब का, कि ऐवानों को कभी नहीं छोड़ेंगे, सड़कों को भी गर्म रखेंगे। दो पॉलिसी। हाँ, ये बात भी ठीक है कि अंदर के ज़राए ये भी दावा करते हैं कि ज़रदारी साहब पावर की मछली हैं, इक़्तिदार के बगैर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल है, और ये भी कि आने वाले इलेक्शन में इनको अपनी हुकूमत बनती नज़र आ रही है। अब इसकी वजह है क्योंकि कुछ हलकों की जानिब से, मुक़्तदर हलकों की जानिब से इनको ऐसी यकीन दहानी भी करवाई गई है, मगर ये यकीन दहानी वाकई पूरी होगी या नहीं, इसका वक्त बताएगा नाज़रीन। क्योंकि जो ज़रदारी साहब आज मियाँ साहब को वापस बुला रहे हैं, वो खुद जब ईंट से ईंट बजाने लगे थे तो क्यों 2 साल, तकरीबन 2 साल के अरसे के लिए बाहर चले गए थे? और जब सेनेट में गिलानी साहब को वोट देना था, उस वक्त क्यों मियाँ साहब को नहीं कहा गया कि प्लीज़ मियाँ साहब वापस आ जाएं? जब चेयरमैन सेनेट में वोटिंग की बारी आई चेयरमैन सेनेट के लिए, तब क्यों नहीं कहा कि मियाँ साहब चलें, जेल इकट्ठे चलते हैं? लेकिन ज़रदारी साहब को ये भी याद रखना होगा नाज़रीन कि गिलगित बल्तिस्तान में भी डील करके, बज़ाहिर तो डील ही लग रही थी, बहुत पक्के होकर बढ़के मारी थी, लेकिन उसका भी नुकसान ही हुआ था। याद है ना आप, जब बिलावल साहब कहते थे कि पहले गिलगित लेंगे फिर वफाक, फिर हुआ क्या नाज़रीन? ना गिलगित मिला, ना वफाक, ना इधर के रहे ना उधर। तो जनाब मफामत के बादशाह, ज़रा सोच समझ कर ज़्यादा भरोसा करना, क्योंकि ज़्यादा भरोसा करना भी मुज़रे सेहत हो सकता है। इसके साथ साथ बज़ाहिर मौलाना साहब के साथ हमेशा की तरह हाथ होता दिखाई दिया। इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे छोड़कर चले जाने से साबित हो गया कि इनका वही हाल हो रहा है जो इससे पहले इस्लामाबाद मार्च पर हुआ था। इनका दुखी चेहरा ये भी बता रहा था नाज़रीन कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, धोखा क्यों मेरे साथ ही क्यों?
इस पर जब गम बर्दाश्त ना हुआ तो मौलाना साहब ने क्या किया, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और फिर एक दूसरे ने खूब दिल का हाल एक दूसरे के आगे बयान किया। इस गुफ्तगू की अंदर की कहानी कहती है कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में आसिफ जरदारी और मरीम नवाज के दरमियान जो तल्ख गुफ्तगू पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि आसिफ जरदारी की ऐसी गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ़ पहुंची। हम तो 90 की दहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़ रहे थे, फिर इल्ज़ाम तराशी क्यों? जिस पर फजलुर रहमान का कहना था कि मुझे खुद जरदारी साहब के गैर जमहूरी रवैये से दुख हुआ है। नाज़रीन, दोनों लीडरान को इस बात का दुख था कि जरदारी साहब ने क्यों कहा कि मियाँ साहब वतन आ जाएं, तो इस्तीफ़े इनके पास जमा करवा देंगे। नवाज शरीफ को जंग करनी है तो पाकिस्तान आना होगा। असम्बलियाँ छोड़ना इमरान को मजबूत करेगा। नाज़रीन, इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म ने एक बार फिर सारा इख्तियार मौलाना को दे दिया कि जैसे आप खुश वैसे ही हम। याद रहे नाज़रीन कि ये इख्तियार इनके पास पहले भी था, क्योंकि वो सदर थे PDM के, मतलब पिस्तौल पहले भी थी, लेकिन गोली ना पहले थी और ना अब है। नाज़रीन, मौलाना साहब अब भी उम्मीद से हैं कि इनके मुताबिक PDM अब भी मुत्तहिद है। नाज़रीन, मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि ऐसा नहीं था कि इस्तीफ़े आखिरी ऑप्शन होंगे। एटम बम की तरह कल 9 जमातें इस्तीफ़े के हक़ में थीं। इस्तीफ़ा देते तो आधा ऐवान खाली हो जाता। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है, खुदा करे इन्हें समझ आ जाए। अब नाज़रीन, ये देखते हैं कि मुमकिना तौर पे इसी वक्त जरदारी साहब को PDM से गद्दारी के और क्या क्या फ़वाइद मिल सकते थे और मिल सकते हैं। तो नाज़रीन, अंदर की बात बताने वाले बताते हैं कि जरदारी साहब पंजाब में कुछ जमातों के साथ मिलकर 4 या 5 जमातों के इत्तेहाद से कम बैक करना चाह रहे हैं। दूसरा ये भी कि क्योंकि PTI के पास भी अक्सरियत नहीं है, अगर वो हुकूमत बना सकती है तो सिंध में अक्सरियत और इसी सिलेक्टेड गठजोड़ फार्मूले से वफाक में भी हुकूमत बनाई जा सकती है। तीसरा और सबसे बड़ा मसला जो है वो सिंध है। मरसू सिंध ना देसूं, किसी भी तरह सिंध का इक़्तिदार जाए, शायद पीपल्स पार्टी के लिए ये मौत के बराबर तस्वुर किया जाता है। एक और बात जिसका तज़किरा मैंने वीलॉग के शुरू में भी किया था कि क्या नून लीग और बाकी 9 जमातें दूध पीते बच्चे हैं जो इनको समझ ही नहीं आई कि जरदारी क्या कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब हम आपको इसका जवाब देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे ख़्याल में तो अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलहदा होना लाजिम हो चुका था, क्योंकि मंतक के मुताबिक हुकूमत ख़िलाफ़ बयानियाँ अवाम के जहनों में डालने में दोनों जमातें कामयाब हो चुकी हैं और अब 1.5 साल के मुख्तसर अरसे के बाद जनरल इलेक्शन है। आपको पता होगा तकरीबन 3 साल हो गए, 1.5 साल के करीब रह गया और उसके बाद जनरल इलेक्शन है। तो जनरल इलेक्शन में अगर साथ रहेंगे तो लड़ेंगे किससे? इस बात का सबूत आज वज़ीर आज़म का इजलास में बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम करो। यानी अब भी कुछ ना किया तो कुछ भी हो जाए, कोई खलाई मखलूक ही क्यों ना आ जाए, RTS उठ के बैठ जाए नाज़रीन, तो इमरान खान की हार पक्की है और अपोजिशन का इक़्तिदार नागुज़ीर हो जाएगा इस सूरत में। तो ये बात PDM के क़याम से वाज़े थी कि कब रास्ते अलग होंगे और इमरान खान का असल इम्तिहान तो मेरे ख़्याल में अब शुरू हुआ, क्योंकि इमरान खान के सामने फ़ॉरेन फंडिंग से लेकर डस्का और इलेक्शन कमीशन से लेकर फैसल वाडा सब इनकी नाअहली के बाइस सामने खड़े नज़र आते हैं। इस मुख्तसर अरसे में अवामी ख़यालात को तब्दील करना और इंतहाई नाअहल टीम से बेहतरी लाना बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई दे रहा है। आज उन्होंने नाज़रीन मुलाकात की उस्मान बुज़दार से भी, मतलब लाहौर के दौरे पर आए थे तो उन्होंने अपने फेवरेट लाडले उस्मान बुज़दार से भी मुलाकात की, जिसके बारे में ये चहम गोया हो रही थी कि जनाब वो जाने वाले हैं, अब वो जाते हैं या नहीं ये भी एक सूरत हाल आपको कुछ ही अरसे मालूम हो जाएगी। लेकिन इस वक्त इमरान खान के पास एक तरह से मौका भी है
اور ان کے لیے خطرہ بڑھ بھی گیا ہے۔ پی ڈی ایم کا جانا یا پی ڈی ایم کا ٹوٹنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر پی ٹی آئی بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے۔ اس کو اپنی پرفارمنس امپروو کرنی ہوگی، اس کو پنجاب ٹھیک کرنا ہوگا، اس کو دیگر صوبے ٹھیک کرنے ہوں گے، اس کو مہنگائی نیچے لانی ہوگی، ورنہ عمران خان کے لیے اب بھی وقت مختصر ہی ہے۔ سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے ہے۔